इंसान अपने कर्मों की वजह से ऊंचा बनता है। मयंक को आज लग रहा था कि पढ़ा लिखा और साहब बाबू होने के बावजूद अपने कर्मों और नीयत की वजह से वह अनपढ़ जाहिल रिक्शे वाले के सामने बौना है। मयंक की नज़र जैसे ही हॉल में प्रविष्ट होते लालजी प्रसाद पर पड़ी तो उसकी बाछें खिल गईं। तकरीबन 60 वर्षीय लालजी प्रसाद अपना प्रोविडेंट फंड निकलवाने के लिए पिछले 6 महीनों में 15 से 20 चक्कर प्रोविडेंट फंड ऑफिस के लगा चुके थे। मयंक था कि हर बार कोई न कोई अड़ंगा लगा ही देता था और साथ ही यह इशारा भी कर देता था कि अगर सेवा पानी नहीं करोगे तो इसी तरह चक्कर ही लगाते रह जाओगे, फंड नहीं मिलेगा। लेकिन शायद या तो लालजी प्रसाद इतने सीधे थे कि मयंक का इशारा नहीं पकड़ पाते थे या फिर जानबूझकर अनजान बने हुए थे। कारण कुछ भी हो, बात वहीं की वहीं रहती थी और मयंक झुंझलाकर रह जाता था। लालजी प्रसाद के इस रवैये से परेशान होकर उनकी लास्ट विजिट पर मयंक ने उनसे साफ साफ ही कह दिया कि अंकल जी, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं। बार बार चक्कर पर चक्कर लगाने से आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि इस ऑफिस का तो सीधा सा सिद्धांत है कि फंड का 10% दो और फंड लो। मैं पिछले 5-6 महीने से यही बात आपको बार बार इशारों में समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप हैं कि समझने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझे लगा कि आपको खुलकर बता देना ही उचित होगा, बाकी आगे आपकी मर्जी। कहने को तो मयंक ने साफ साफ कह दिया था, लेकिन साथ ही उसके मन में ये संशय भी था कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी बात सुनकर लालजी प्रसाद बुरी तरह से बिफर न जाएं या कोई सीन न क्रिएट कर दे जिसकी वजह से लेने के देने पड़ जाएं। लेकिन उस समय उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने लालजी प्रसाद को कहते सुना, अगर यही बात थी बेटा तो पहले बता देते, बेकार में इतना वक्त तो न बर्बाद होता। खैर, अब तुमने जब साफ साफ समझ ही दिया है तो अगली बार मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये कहकर लालजी प्रसाद उस दिन ऑफिस से चले गए। उस दिन के बाद से आज 10 दिनों बाद फिर लालजी प्रसाद के कदम ऑफिस में पड़े थे और उन पर नजर पड़ते ही उनका पिछला कथन मयंक के कानों में गूंज गया था। इसीलिए उन्हें देखते ही उसका मन खुशी से झूम उठा था कि देर से ही सही आखिरकार उसका बकरा हलाल होने को तैयार होकर तो आया। लेकिन उसके भीतर की खुशी कहीं उसके चेहरे से न उजागर हो जाए, इसके लिए लालजी प्रसाद पर नजर पड़ते ही न सिर्फ उसने अपनी नजरें उनसे हटाकर सामने टेबल पर रखी कंप्यूटर स्क्रीन पर जमा दी, बल्कि अपने चेहरे पर ऐसे भाव भी ले आया जैसे काम के बोझ के मारे उसे सिर उठाने की भी फुर्सत न हो और उसे पता ही न हो कि ऑफिस में कौन आया और कौन गया। मयंक की टेबल के नजदीक पहुंचकर लालजी प्रसाद ठिठक कर रुक गए। उन्हें उम्मीद थी कि उनके कदमों की पदचाप जरूर मयंक के कानों में पड़ी होगी, लिहाजा वे उम्मीद कर रहे थे कि मयंक सिर उठाकर देखेगा कि कौन उसके पास आकर खड़ा हो गया है। लेकिन मयंक ने भी ठान लिया था कि जब तक लालजी प्रसाद खुद नहीं बोलेंगे तब तक वही कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखेगा जैसे उसे पता ही न हो कि कोई उसकी टेबल के पास खड़ा भी है। कुछ पल यूं ही बीते और फिर आखिरकार लालजी प्रसाद को ही मयंक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हल्के से खांसना पड़ा। उनके हल्के से खांसते ही मयंक ने तपाक से अपनी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन से हटाकर सामने की और लालजी प्रसाद को देखते हुए यूं आश्चर्यचकित होकर दिखाया जैसे लालजी प्रसाद को उसने पहली बार देखा हो। अरे अंकल जी, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही, अपने होठों पर एक फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए लालजी प्रसाद ने कहा। लगता है आज कुछ ज्यादा ही बिजी हो। अरे अंकल जी, आज क्या और कल क्या, यहाँ तो हर रोज काम का इतना बोझ रहता है कि क्या बताएं। अपने चेहरे पर थकान के भाव लाते हुए मयंक ने अपनी टेबल के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठने का इशारा करते हुए आगे कहा, ये सब तो खैर चलता ही रहेगा। आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमारी तो बस एक ही सेवा है और वह तुम अच्छी तरह से जानते हो, लालजी प्रसाद ने एक कुर्सी पर बैठते हुए गंभीर स्वर में कहा, और अब तो मैं सेवा शुल्क भी देने को तैयार हूँ, लिहाजा तुम्हें सेवा करने में कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। लालजी प्रसाद की बात सुनकर पल भर को तो मयंक सकपका गया, लेकिन फिर तत्काल अपने को संभालता हुआ ऐसे स्वर में बोला जैसे बड़े ही भारी मन से यह बात कह रहा हो, आप भी कैसी बात कर रहे हैं अंकल जी। मेरी तो दिली इच्छा होती है कि मैं निश्चल भाव से हर किसी की सेवा करूं, लेकिन हम भी क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है। अब दफ्तर का जो सिस्टम है हमें तो उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। बात तो तुम्हारी ठीक है, दफ्तर के सिस्टम को तो तुम इग्नोर नहीं कर सकते, लालजी प्रसाद ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। खैर तुम मुझे बताओ कि मुझे कितना देना है। बताया तो था, फंड का 10%, मयंक ने तत्परता से कहा। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर बताइए, मैं चेक करके बताता हूं कि आपका कितना बनता है। लालजी प्रसाद द्वारा अपना अकाउंट नंबर बताते ही मयंक की उंगलियां कीबोर्ड पर खेलने लगीं और कुछ ही सेकंड के बाद उसने कहा, सब कुछ मिलाकर आपका फंड बनता है 13 लाख रुपए और इस हिसाब से आपको देना है 1.3 लाख रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है। लालजी प्रसाद के स्वर में निराशा साफ झलक रही थी।
आप फंड भी तो देखिए, 13 लाख रुपए। बेटा, वो मेरी मेहनत की कमाई है, कोई सरकारी खैरात नहीं है। मयंक की बात सुनकर थोड़ा उत्तेजित हो उठे थे लालजी प्रसाद। हर महीने की तनख्वाह में से पैसे कटे हैं तो यह फंड जुटा है, और बची हुई तनख्वाह से हम कैसे गुजारा करते थे ये हम ही जानते हैं। मयंक को भी एहसास हुआ कि वह कुछ गलत बोल गया है, लिहाजा अपनी भूल को सुधारने की चेष्टा करते हुए वह बोल उठा, मेरा मतलब यह नहीं था अंकल जी। खैर, अब आप ये बताइए कि करना क्या है। 1,30,000 रुपए की रकम तो बहुत ज्यादा है, लालजी प्रसाद ने निराशाजनक स्वर में कहा। मैं तो ज्यादा से ज्यादा 30-40,000 रुपए देने की उम्मीद कर रहा था। अब आप मजाक कर रहे हो अंकल जी। लालजी प्रसाद की बात सुनते ही मयंक ने हंसते हुए कहा, भले ही आपको एग्जैक्ट फिगर न पता हो, लेकिन अंदाजा तो होगा ही कि आपका फंड कितना बनता है, और 10% की बात मैं आपको बता ही चुका था। इसके बावजूद अगर आप 30-40,000 की बात सोच रहे थे तो फिर मैं क्या ही कहूँ। देखो भाई, मैं अपनी क्षमता आपको बता चुका हूँ, और ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें 5-10,000 और जोड़ सकता हूँ। इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं है, दो टूक स्वर में कहा लालजी प्रसाद ने। पिछली बार जब मयंक ने लालजी प्रसाद से 10% वाली बात कही थी तो उसे अच्छी तरह से पता था कि लालजी प्रसाद का टोटल फंड कितना है। मयंक इस खेल का पुराना खिलाड़ी था और बखूबी जानता था कि ऐसे मामलों में बार्गेनिंग होती ही है, इसलिए उसने जानबूझकर लालजी प्रसाद से 10% की मांग की थी, क्योंकि वह जानता था कि 10% मांगूंगा तो 5-6% मिलेगा। अब जब लालजी प्रसाद ने अपनी बात दो टूक कह दी तो मयंक समझ गया कि अब डील फाइनल करने का मौका आ चुका है। लिहाजा उसने भी अपने स्वर में थोड़ी गंभीरता डालते हुए कहा, देखिए अंकल जी, जो रकम आप बोल रहे हैं उसमें तो काम होने से रहा, क्योंकि हमारे ऊपर भी अधिकारी हैं और हमें उनको भी जवाब देना होता है। लेकिन चूंकि आप 5-6 महीने से परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि ऊपर के 30,000 रुपये छोड़ दूँ। ये सुनते ही लालजी प्रसाद समझ गए कि अभी भी बार्गेनिंग की गुंजाइश बनी हुई है, लिहाजा उन्होंने भी अपना दांव चलाते हुए कहा, भाई मैं ज्यादा से ज्यादा 60-65 कर सकता हूं। अगर इतने में तुम लोग तैयार तो ठीक, वरना। जानबूझकर उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लालजी प्रसाद की बात सुनते ही मयंक समझ गया कि अब बात फाइनल होने वाली है, लिहाजा उसने कहा, अंकल जी केवल एक बात, 75,000, हाँ या ना। लालजी प्रसाद भी समझ चुके थे कि रकम अब इससे ज्यादा और कम नहीं हो सकती है, लिहाजा उन्होंने भी कह दिया, रकम तो अभी भी ज्यादा है लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जैसी तुम्हारी मर्जी। 75 फाइनल। लालजी प्रसाद के फाइनल करते ही मयंक ने टेबल की साइड में रखी फाइलों के बंडल में से एक फाइल निकालते हुए कहा, आपकी फाइल तैयार है, केवल मेरे साइन होने बाकी हैं। इधर आपने अपना काम किया और उधर मैंने फाइल पर साइन करे, और 10 मिनट के अंदर रकम आपके बैंक खाते में। लेकिन अभी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मयंक के बात खत्म करते ही संकोचपूर्ण स्वर में कहा लालजी प्रसाद ने, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे 25-30 की उम्मीद थी, लिहाजा फिलहाल मेरे पास इतने ही पैसे हैं, और मेरा एटीएम कार्ड भी घर पर ही छूट गया है। लालजी प्रसाद की बात सुनते ही मयंक तिलमिला उठा। उसे लगा जैसे उसके मुंह में जाते निवाले को लालजी प्रसाद ने छीन लिया हो, लिहाजा न चाहते हुए भी उसके स्वर में तल्खी सी आ गई। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। पैसे आपके पास हैं नहीं और एटीएम आप लाए नहीं, तो फिर कैसे बनेगा काम। अगर ऐतराज न हो तो एक बात कहूं, लालजी प्रसाद ने हिचकते हुए कहा। कहिए। बैंक की ब्रांच और एटीएम मेरे घर के पास ही है। मैं अभी घर जाकर पैसों का इंतजाम कर लेता हूं, और अगर आप बुरा न माने और आपको परेशानी न हो तो आप शाम को ऑफिस के बाद घर जाते हुए पैसे मेरे घर से उठा लीजिए। लालजी प्रसाद ने डरते डरते अपना प्रस्ताव रखा। ऑफिस के रिकॉर्ड में लालजी प्रसाद का जो एड्रेस लिखा था वह मयंक के घर के रास्ते में ही पड़ता था, लिहाजा कुछ क्षण तक लालजी प्रसाद के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद मयंक ने कहा, आप उसी एड्रेस पर रहते हैं जो इस ऑफिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। जी हाँ, ठीक है, फिर मैं शाम को आपसे आपके घर पर मिलता हूँ। मयंक ने प्रोग्राम फाइनल करते हुए कहा, मैं शाम को 7 बजे के आसपास आपके पास पहुँचता हूँ, और अगर प्रोग्राम में कुछ ऊपर नीचे होता है तो मैं आपको फोन कर लूंगा। हम दोनों के पास एक दूसरे के मोबाइल नंबर तो हैं ही। ठीक है, फिर तो शाम को मिलते हैं। कहते हुए लालजी प्रसाद उठे और मयंक का अभिवादन करके बाहर की ओर चल दिए। लालजी प्रसाद के बाहर जाते ही मयंक के पास वाली सीट पर बैठने वाले शर्मा जी बोल उठे, बधाई हो मयंक बाबू, मान गए आपको भी। भले ही 5-6 महीने लग गए, लेकिन आप भी बकरा हलाल करके ही माने। भाई क्या करें, अगर बकरा हलाल करने से चूकेंगे तो फिर सूखी दाल रोटी पर ही पलेंगे, मयंक ने हंसते हुए जवाब दिया। और अगर सूखी दाल रोटी पर ही पलना है तो लानत है ऐसी सरकारी नौकरी पर।
सही कहते हो भाई, शर्मा जी ने भी हंसते हुए मयंक का समर्थन करते हुए कहा, तो फिर इसी बात पर हो जाए आज शाम को पार्टी। अरे आज नहीं, कल। क्यों भाई, अभी माल कहाँ आया है? मयंक ने खुलासा करते हुए शर्मा जी को पूरी बात बताई। मयंक की बात सुनते ही शर्मा जी गंभीर होते हुए बोले, भाई सतर्क रहना, किसी लफड़े में न फंस जाना। कैसा लफड़ा? चौंक उठा मयंक। भाई न्यूज में स्टिंग के बारे में तो देखते सुनते ही होगे। शर्मा जी ने अपनी शंका व्यक्त की, कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने घर में पूरा जाल फैलाकर बैठा हो और आप रंगे हाथ धर लिए जाएं। सतर्क करने के लिए आपका धन्यवाद शर्मा जी, लेकिन चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मयंक ने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मैंने कोई ऐसे ही हामी नहीं भर दी है। वह गांधीनगर में स्टेट बैंक के पास रहता है और मेरा एक रिश्तेदार भी उसके घर के आसपास रहता है। मैं सीधा अपने रिश्तेदार के घर पर जाऊंगा और लालजी प्रसाद को वहीं बुलवाऊंगा और जो भी बातचीत व लेन देन होगा सब उसी रिश्तेदार के घर पर होगा। फिर ठीक है। मयंक की बात सुनकर शर्मा जी कुछ आश्वस्त हुए, लेकिन फिर भी सतर्क रहना, आजकल मोबाइल से भी बहुत कुछ हो जाता है। चिंता मत करो शर्मा जी, मैं पूरी तरह सतर्क रहूंगा। उस समय शाम के 7 बज रहे थे जब मयंक ने गांधीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर कदम रखा। भले ही मेट्रो स्टेशन का नाम गांधीनगर था, लेकिन वास्तव में गांधीनगर उस मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था और वहां के लिए मेट्रो स्टेशन के बाहर से ही रिक्शे चलते थे। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश होकर हटी थी और आसमान में अभी भी काले बादलों का जमघट था। वातावरण में जबरदस्त उमस थी और हवा बिल्कुल बंद थी। साफ जाहिर था कि थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो सकती थी। स्टेशन के बाहर ही रिक्शे वालों का स्टैंड था, जहां 8-10 रिक्शे वाले मौजूद थे और आवाज लगा कर सवारियों को बुला रहे थे। मयंक सीधा उस रिक्शे वाले के पास पहुंचा जिसका पहला नंबर था और उससे पूछा, हाँ भाई चलोगे गांधीनगर स्टेट बैंक के पास? चलेगे साहब। कितने पैसे? जी 50 रुपए। पागल हो गए हो क्या? 50 रुपए की बात सुनते ही मयंक भड़क उठा, रोज के आने जाने वाले हैं। गांधीनगर में चाहे कहीं भी जाओ 20 रुपए सवारी का खुला रेट है। तुम में या तुम्हारे रिक्शे में ऐसे कौन से चार चांद लगे हैं जो तुम 50 रुपए मांग रहे हो? आपकी बात ठीक है साहब की 20 रुपए सवारी का खुला रेट है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले बारिश होकर हटी है और आपको तो पता ही होगा कि जरा सी बारिश होते ही गांधीनगर जाने वाली सड़क पर घुटने घुटने पानी भर जाता है और ऐसे में रिक्शा चलाना कितना मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 50 रुपए तो बहुत ज्यादा है। मर्जी है आपकी साहब जी। ये कहने के साथ ही रिक्शे वाले ने बातचीत का अंत कर दिया। मयंक ने बाकी रिक्शे वालों को टटोला, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। जहां कुछ रिक्शे वालों ने जाने से साफ साफ मना कर दिया, वहीं जो रिक्शे वाले जाने को तैयार भी हुए वे 50 रुपए से ज्यादा मांग रहे थे। जब कोई रिक्शे वाला तैयार नहीं हुआ तो मयंक की समझ में आया कि पहले रिक्शे वाले को ठुकरा कर उसने गलती कर दी है। बाकी रिक्शे वालों से बात करता हुआ मयंक थोड़ा आगे तक आ चुका था। उसने वहीं से मुड़कर देखा। पहले रिक्शे वाले को अभी तक सवारी नहीं मिली थी, लेकिन उससे फिर से बात करने पर मयंक को अपनी हेठी महसूस हो रही थी। इसलिए वह वहीं एक और खड़ा होकर सोच ही रहा था कि क्या करे कि पहले रिक्शे वाला उसके पास आकर खड़ा हो गया और बोला, चलिए साहब जी आपको छोड़ ही देते हैं, आप 40 रुपए दे देना। मयंक तो मौके का इंतजार कर ही रहा था, लिहाजा वह लपक कर रिक्शे में बैठता हुआ बोला, नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं, हम 50 ही दे देंगे। मयंक के बैठते ही रिक्शे वाले ने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर रिक्शे को गति दे दी। ऐसा है बाबूजी कि हम तो खुद ही किसी सवारी से ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, बारिश में ऐसी मजबूरी हो जाती है कि रेट बढ़ाने पर मजबूर हो जाते हैं। रिक्शे के गति पकड़ते ही रिक्शे वाले ने बिना मांगे अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। अभी आप वहां पहुंचेंगे तो देखिएगा कि कितना बुरा हाल है। हमें पैदल रिक्शा खींचना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। मयंक का दिमाग तो लालजी प्रसाद से मिलने वाली रकम और ऑफिस के साथियों के साथ उसके बंटवारे के हिसाब किताब में उलझ था, इसलिए उसका ध्यान रिक्शे वाले की बातों की तरफ नहीं था और वह अनमने भाव से केवल हूं हूं कर रहा था। जबकि इन सब से बेखबर रिक्शे वाला पूरी तन्मयता से अपनी सफाई दिए जा रहा था। थोड़ी ही देर में स्टेट बैंक का बोर्ड चमकने लगा। जैसे जैसे रिक्शा आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बैंक की बिल्डिंग नजदीक आती जा रही थी। अभी तक पूरे रास्ते में पानी के हल्के फुल्के जमाव के अलावा ऐसा कोई जलभराव नजर नहीं आया जिसका कि अंदेशा रिक्शे वाले जाहिर कर रहे थे। लिहाजा रिक्शा बड़ी आसानी से स्टेट बैंक तक पहुंच गया। अपने ही हिसाब किताब में उलझे हुए मयंक को पता ही नहीं चला कि स्टेट बैंक आ चुका है। वह तो तब चौंका जब उसके कानों से रिक्शे वाले का स्वर टकराया, बाबूजी स्टेट बैंक आ गया। अब बताए किधर जाना है? ओह, स्टेट बैंक आ भी गया।
रिक्शे वाले की आवाज सुनते ही मयंक ने चौंक कर अपने इधर उधर देखा तो उसे पता चला कि वह कहाँ पहुंच चुका है। अब बताइए बाबूजी, आगे किधर जाना है? रिक्शे वाले ने अपना प्रश्न दोहराया। मयंक ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, ऐसा है, तुम मुझे यहीं उतार दो। ठीक है बाबूजी, कहते हुए रिक्शे वाले ने रिक्शा साइड में लगा कर रोक दिया। रिक्शे से उतरकर मयंक ने जेब से पर्स निकाला और 100 रुपए का एक नोट निकालकर रिक्शे वाले की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो पैसे काट लो। 100 का नोट देखकर रिक्शे वाले ने अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकाले और बाकी पैसे वापस करने के लिए गिनने लगा। गिनने के बाद उसने पैसे मयंक को दे दिए और मयंक से 100 का नोट लेकर अपनी जेब में रख लिया। वह रिक्शे को वापस मोड़ने लगा। मयंक ने जैसे ही रिक्शे वाले से मिले पैसे गिने तो वह चौंक गया और हंसते हुए रिक्शे वाले से बोला, क्यों भाई, हर सवारी के साथ ऐसा ही करते हो क्या? क्या हुआ बाबूजी? मयंक की बात सुनकर आगे बढ़ने को तत्पर रिक्शे वाले ने रिक्शा रोककर मयंक की ओर सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, भाई तुमने मुझे 50 के बजाय 80 रुपए वापस कर दिए हैं। मयंक ने हंसते हुए अपनी बात जारी रखी, और अगर तुम ऐसा हर सवारी के साथ करते हो तो चल लिया तुम्हारा घर, पाल लिया तुमने अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट। लो पकड़ो बाकी के पैसे। मयंक ने 30 रुपए उसकी ओर बढ़ाए। नहीं बाबूजी, हमने सही पैसे काटे हैं। मयंक की बात सुनकर रिक्शे वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, 50 रुपए तो हमने इसलिए मांगे थे कि रास्ते में पानी भरे होने की उम्मीद थी, लेकिन जब रास्ते में पानी ही नहीं भरा है तो काहे के ज्यादा पैसे? सूखे रास्ते पर तो हिसाब से 20 ही रुपए बनते हैं ना। रिक्शे वाले के शब्दों ने मानो मयंक को झचकर कर जगा दिया। एकाएक वह अपने आप को उस रिक्शे वाले के सामने बहुत बौना महसूस करने लगा। रिक्शे वाले के शब्दों से अपने भीतर पैदा हुई आत्मग्लानि से उबरने के प्रयास में उसने कहा, पानी नहीं भरा हुआ था तो क्या हुआ? हमारी तुम्हारी बात तो 50 रुपए की हुई थी न, इसलिए लो ये पैसे रख लो। नहीं बाबूजी, हम ये पैसे नहीं ले सकते। हमारी मेहनत के केवल 20 रुपए बनते हैं और वह हम ले चुके हैं। हाथ जोड़कर वह आगे बोला, हम तो अनपढ़ व जाहिल हैं, लेकिन आप तो काफी पढ़े लिखे बाबू साहब हैं। आप तो हमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह से समझते होंगे कि जो बरकत और सुकून मेहनत की कमाई में है वो हराम की कमाई में नहीं है, और ये 30 रुपए हमारे लिए हराम की कमाई होंगे जिसके कि हम कतई तलबगार नहीं हैं। और अपनी बात खत्म करने के साथ ही रिक्शे वाला वहां से चल दिया। रिक्शे वाले के मुंह से निकला एक एक शब्द मयंक को अपने गालों पर तमाचों की तरह महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे रिक्शे वाले ने अपने शब्दों से उसे भरे बाजार पूरी तरह से नंगा कर दिया हो। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। वह किन कर्तव्य विमूढ़ सा दूर जाते रिक्शे वाले को देखता रह गया। वह महसूस कर रहा था कि इस रिक्शे वाले के मुकाबले वह कितना घटिया और नीच इंसान है। एक तरफ ये रिक्शे वाला है जो तय होने के बावजूद ज्यादा पैसे लेने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि रास्ते में पानी नहीं भरा था, और दूसरी तरफ वह है जो अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर लोगों की जेबों से जबरदस्ती पैसे निकाल लेता है। एक एक करके पिछले तकरीबन 10 वर्षों की उसकी नौकरी का एक एक लम्हा चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगा था। वह देख रहा था कि कैसे लोग उसके सामने अपनी बेटी की शादी, अपना इलाज, पैसे की कमी की वजह से जीवनयापन में आ रही परेशानियों तथा और भी न जाने किन किन मजबूरियों का रोते रोते जिक्र करते हुए अपना फंड रिलीज करने की गुहार लगाते रहते थे। लेकिन मजाल है कि उसने किसी का भी काम बिना पैसे लिए किया हो। लेकिन आज इस रिक्शे वाले के सामने वह अपने आप को पराजित सा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि पढ़ा लिखा और साहब बाबू होने के बावजूद अपने कर्मों और नीयत की वजह से वह उस अनपढ़ जाहिल रिक्शे वाले के सामने कहीं नहीं ठहरता। अपने पिछले कर्मों का बोझ उसे इस कदर महसूस हो रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह रेल की पटरी पर अपना सिर रख दे या फिर मेट्रो की ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दे ताकि उसे अपने अंतर्मन पर लदे इस बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। कुछ देर वह वहीं खड़ा हुआ पता नहीं क्या क्या सोचता रहा, और फिर अपने अंतर्मन पर लदे इस बोझ को लिए वह सिर झुकाए धीरे धीरे एक ओर चलता चला गया। सुबह के 10:30 बज चुके थे और लालजी प्रसाद की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। कल शाम को जब 8 बजे तक भी न तो मयंक आया और न ही उसका कोई फोन आया तो उन्होंने उसके मोबाइल पर 2-3 बार कॉल की। हर बार घंटी तो बजी लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो सारी बातें तय होने के बाद न तो मयंक घर ही आया और न ही उसका फोन उठा रहा है। आज सुबह से भी वे 3-4 बार फोन लगा चुके थे लेकिन हर बार घंटी बजती थी, फोन नहीं उठा। लालजी प्रसाद सोच रहे थे कि अगर एक बार बात हो जाती तो सारी बात साफ हो जाती कि आखिर माजरा क्या है। अभी वे ये सोच ही रहे थे कि पीएफ ऑफिस जाए या न कि उनके फोन पर मैसेज आने का पिंग बजा। उन्होंने फोन उठाकर मैसेज पढ़ा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनसे पढ़ने में गलती हो रही है, लिहाजा उन्होंने एक बार फिर ध्यान से मैसेज पढ़ा। गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।
मैसेज साफ था कि उनका फंड उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका था।